Hello students, in this video we will cover the last part of ethers. In the previous video we had looked at chemical reactions which were shown by ethers. हम लोगों ने एक ही रिएक्शन देखा था. हम लोगों ने ये कहा था ना ethers काफी अनरिएक्टिव होता है एंड बिकॉज ethers अनरिएक्टिव होता है तो ethers जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ईथर का वो एक रिएक्शन देखा था, द रिएक्शन ऑफ ईथर विथ concentrated HI or concentrated HBr. Okay. Now today we will look at one more reaction and उसके बाद फिर हम लोग aromatic ethers का section start करेंगे. Okay. So एक reaction जो है that is basically hydrolysis of ethers. Now when I say hydrolysis of ethers मतलब ethers में H2O add करना, इसको हम लोग कहते हैं hydrolysis of ethers. So let's say you have RO R dash, आप इसमें H2O ऐड करो. नाउ आपको याद है हम लोगों ने जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा था तो हम लोगों ने ये कहा था कि आप जब अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हो तो आपको ईथर्स मिलता है, विच मीन्स आप जब अल्कोहल्स में से वाटर निकालते हो तो आपको ईथर्स मिलता है. तो अब ईथर में वाटर ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट अल्कोहल्स, यू विल गेट ROH plus R dash OH. Okay, you would get alcohols in this case. Now reaction mechanism ये carry out करने के लिए हल्का सा acidic medium होना चाहिए. So इसलिए H plus यहाँ पे होता है. ये reaction होता कैसे है? So to give you a simple example, let's say you have CH3O CH2 CH3. फर्स्ट स्टेप में वापस H plus जो होगा वो H plus जाके इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा तो you will get CH3O CH2 CH3. यहाँ पे H आ जाएगा and you will have a plus charge on this. And what would happen next is हमें पता है ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम से अपनी तरफ खींचता है. तो इस कार्बन एटम पे एंड इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H2O मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन हैज लोन पेयर तो H2O बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, एंड ये जाके कार्बन को अटैक करता है. अब कौन से कार्बन को अटैक करेगा? ऑब्वियसली इट विल अटैक दैट कार्बन एटम विच इज इजीली एक्सेसिबल, जो बहुत ही आराम से जहां पे अटैक हो सकता है. इफ यू सी ओवर हियर ये वाला जो कार्बन एटम है इट इज इजीली एक्सेसिबल क्योंकि इसके अराउंड 3 छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं. बट इस कार्बन एटम के अराउंड ये बड़ा CH3 ग्रुप है ना, तो H2O को प्रिवेंट करेगा यहां पे आने से. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दिस विल गो एंड अटैक दिस. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल गेट CH3OH प्लस CH3CH2OH. ओके, you have to remember this. ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैच हो जाएगा. लेट मी मार्क दिस. ओके, ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑक्सीजन कहां पे जा रहा है. लेट्स कॉल दिस ऑक्सीजन दिस वे. ये स्टार मार्क मैं करता हूं तो ये स्टार मार्क वाला जो ऑक्सीजन है वो यहां पे आ जाएगा. सो नाउ आई कैन से दिस द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, दिस ऑक्सीजन एटम विल गो एंड अटैक द स्मॉलर कार्बन एटम. ठीक है. So I hope now this is clear to you. You would be thinking about this कि यहाँ पे तो OH2 आ जाएगा क्योंकि H2O अटैक कर रहा है. तो OH कैसे रह गया कि OH2 ऐड होने के बाद एक H प्लस निकल जाता है. So I'll just show you -H प्लस, तो ये बच जाएगा. So you can see over here that first step में H प्लस was getting consumed. यहाँ पे H प्लस कंज्यूम हो रहा था एंड यहाँ पे H प्लस is again produced. So I hope you have understood this, that H plus behaves like a catalyst over here. Acid behaves like a catalyst. So this is the next reaction basically जहाँ पे hydrolysis of ethers will produce 2 alcohols. ठीक है, fine. Now next we will start off with this aromatic ethers. हम लोग aromatic ethers से start करेंगे. Now when I say aromatic ethers, इसमें सिंपलेस्ट जो ईथर है दैट इज बेसिकली एनिसोल CH3
O(C6H5), ये होता है एनिसोल। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, if let me draw it this way, OCH3। नाउ यहां पे क्या होता है, यहां पे ये चीज होती है कि ऑक्सीजन एटम पे जो लोन पेयर होती है वो लोन पेयर ये इस कार्बन एटम के साथ शेयर करता है, रेजोनेंस होता है जो हम लोगों ने फिनॉल में पढ़ा हुआ है ना। जैसे ही ये शेयर करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, this will have a minus charge, 1 2 double bond OCH3 plus charge। okay, now इस पे ये जो माइनस चार्ज आया है, अब ये माइनस चार्ज क्या होगा, ये आगे ये अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करेगा एंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनते जाता है। यू हैव दिस डबल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा एंड यहाँ पे माइनस होगा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये दो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, 1 2, दिस इज माइनस, दिस इज OCH3 प्लस। ठीक है। ना ये सारे हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइनली ये वापस दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे। Now you can see that this oxygen carbon bond, it has got a double bond characteristic. So carbon oxygen bond has double bond characteristic. Double bond characteristic. Now because it has a double bond characteristic, you cannot break this. This cannot be broken. Okay, this cannot be broken. Fine. ना सिंस अब आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो ये तो बहुत ही तो फिर यहां पे रिएक्शंस किस तरह से होंगे, यहां पे रिएक्शंस इस तरह से होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। हम लोगों ने फिनॉल्स में भी देखा था, ये सेम चीज यहां पे भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on ortho and para position is very high, position is high. Now because electron density on ortho and para positions is very high, क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे आराम से अटैक कर सकता है। सो व्हेन यू हैव एनिसोल या एनी एरोमेटिक ईथर OCH3, मैं एनिसोल ले रहा हूं, ओके। तो व्हेन यू हैव एन इलेक्ट्रोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन गो एंड अटैक दिस एंड दिस, ये इन तीन पोजीशंस पे अटैक करेगा एंड तीन पोजीशंस पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां पे पहले तो ऑलरेडी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये उन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा। Okay, so now you will get OCH3, electrophile can be over here or OCH3 electrophile can be over here। आपको इधर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ईथर या एनिसोल ये मिलेगा, या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड। ठीक है ना। नॉर्मली पैरा प्रोडक्ट ही हमेशा मोर स्टेबल होता है। ऑर्थो कब स्टेबल होता है, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ही ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, अदरवाइज जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी योर पैरा प्रोडक्ट। दिस विल ऑलवेज बी योर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। ठीक है। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट हो सकता है, हम लोगों ने पढ़े हुए बहुत सारे रिएजेंट्स पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़े थे, जब हम लोग फिनॉल्स पढ़ रहे थे तभी भी हम लोगों ने ऐसे रिएजेंट्स पढ़े थे, एंड हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। सो एक काम करता है, इन सारे रिएजेंट्स को समझना स्टार्ट करता है। ओके,
सो नाउ द फर्स्ट वन इज बेसिकली नाइट्रेशन. अगर जो आपको नाइट्रेशन कैरी आउट करना है तो नाइट्रेशन कैरी आउट करने के लिए रिएजेंट रिक्वायर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ये जो रिएजेंट है, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस विल गिव यू एन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 प्लस. So when this reagent reacts with anisole, so you have 1 OCH3 plus ये concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. तो यहाँ पे ये जो NO2 प्लस है ये वापस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. सो you will get two compounds now. This is OCH3 NO2 plus OCH3 NO2. Now you have to understand कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू ऑक्सीजन. हाइड्रोजन जो है वो तो कार्बन को अटैच्ड है ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन को अटैच्ड होता है तब. सो इन दिस केस दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज O नाइट्रो एनिसोल एंड दिस बिकम्स योर P नाइट्रो एनिसोल. ओके, नाउ दिस बिकम्स योर मेजर प्रोडक्ट and this becomes your minor product. Okay, and this reaction you will call these types of reactions as, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, electrophilic substitution reactions. ठीक है. अच्छा, सो इलेक्ट्रोफिजिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में ये फर्स्ट एग्जांपल नाइट्रेशन का था जहां पे रिएजेंट यूजेस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शंस होते हैं ना. सो यू हैव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन. सो पहले अल्काइलेशन रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. ओके, सो यहां पे अगेन योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज OCH3. अल्काइलेशन के लिए आई होप यू रिमेंबर द रिएजेंट्स नाउ. अल्काइल ग्रुप चाहिए तो RCl. आप in the presence of AlCl3, we know that AlCl3 behaves like a Lewis acid. आप कई बार FeCl3 भी यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके, ये लुविस एसिड की तरह बिहेव करता है. ये लुविस एसिड की तरह जब बिहेव करते हैं तो Cl माइनस बाहर निकल जाता है. What remains is R+. This R+ becomes our electrophile. ये वापस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. So you will again get two compounds OCH3R plus OCH3R. ठीक है. सो दिस इज ओके ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. ये वापस आपका माइनर प्रोडक्ट होगा एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. Now acylation reaction में what you will have is OCH3 plus RC डबल बॉन्ड OCl. वापस आप AlCl3 यूज करोगे. यहां से Cl माइनस बाहर निकलेगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके ये बाहर निकल जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट इज ये कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा. सो आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये होगा. दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रोफाइल एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. Okay, so you'll have this OCH3
C double bond O R plus OCH3 एंड ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यू विल हैव C डबल बॉन्ड O R. अगेन ये जो पैरा प्रोडक्ट है दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. सी पैरा हमेशा पता है मेजर क्यों होता है. ऑर्थो के केस में ना ये दो ग्रुप्स बहुत पास पास में आ जाता है. जब ये दो ग्रुप्स बहुत पास पास में आ जाते हैं तो इनके बीच में ना रिपल्शन होना स्टार्ट होता है, क्राउडिंग इफेक्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, यहाँ पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है एंड ये स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से बेसिकली यहाँ पे रिपल्शन होता है. रिपल्शन के वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है. दिस बिकम्स अनस्टेबल. पैरा पोजीशन में कैसे कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इस तरह का कोई क्राउडिंग इफेक्ट आता ही नहीं है. दैट इज व्हाई पैरा बिकम्स योर मेजर प्रोडक्ट. Now the next one is bromination reaction. Now bromination reaction में हम लोग वापस आपका स्टार्टिंग कंपाउंड या एनिसोल होगा OCH3. यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन में ब्रोमीन प्लस इथेनोइक एसिड. ओके, नाउ ब्रोमीन मॉलिक्यूल अपने आप में ही पोलराइजेबल होता है. पोलराइजेबल मतलब आप ब्रोमीन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को ऐसे सेपरेट कर सकते हो. तो जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा वो जाके वो ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा. सो विच मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, एंड अगेन इट विल गो एंड अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. अब मैं दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, मैं बस पैरा बनाता हूं. सो OCH3 Br, दिस बिकम्स योर P ब्रोमो एनिसोल एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये सारे जो रिएक्शंस अब तक हम लोगों ने देखे हुए ये सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिजिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. हर एक केस में जो है वो हर एक केस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है एंड फिर वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है. हर एक केस में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज योर मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज अ माइनर प्रोडक्ट. ओके, नाउ ये जो एनिसोल होता है दिस एनिसोल इज अ कॉमन नेम. when I say this compound is called anisole, this is a common name. Okay, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम आपको याद रखना है. इट इज एसिटोफिनोन. ओके, इट इज IUPAC में हम लोग एसिटोफिनोन ये नेम यूज करते हैं. सो अगर जो आपको इसका क्या कहता है IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC में आप ऑर्थो या पैरा यूज नहीं करते, आपको नंबरिंग करनी होती है. तो 1 2 3 4. सो दिस विल बिकम 4 ब्रोमो एसिटोफिनोन. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं है. देर इज वन मोर वे यू कैन नेम दिस, दैट इज इसको आप ब्रांच की तरह ट्रीट करो. हम लोग हमेशा यही करते हैं ना IUPAC नेमिंग में, हम लोग यही कहते हैं कि अल्कोक्सी है, इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करना है तो ये मिथॉक्सी हुआ. सो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज मिथॉक्सी बेंजीना. So you can call this compound as 4-bromo methoxybenzene. Ideally, अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस. ओके, इसको अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. फाइन, सो दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन. आप इसको ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हो. दिस इज ट्रीटेड एज अ ब्रांच.
Now if you have this compound, how will you do IUPAC naming of this? Okay, so this is OCH3, this is Br. Okay, नाउ जैसे OCH3 अपने आप में एक ब्रांच है, वैसे ब्रोमीन भी अपने आप में एक ब्रांच है. अब आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3 4, 1 and 4 पे ब्रांचिंग आती है. एंड आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3 4, तो वापस 1 and 4 पे ब्रांचिंग आती है. तो नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करोगे? ऐसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे. दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज ब्रोमो. ओके, नाउ दिस कम्स बिफोर, B कम्स बिफोर M, सो ये होगा आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. So this becomes 1 bromo 4 methoxy benzene. 1 bromo 4 methoxy benzene. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आप ना मिथॉक्सी को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ऐसा नहीं है, ये दोनों ब्रांचेस ही आप दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दोगे. तो अब इक्वल जब प्रायोरिटी है तो एंड नंबरिंग भी सेम है, तो इसलिए हम लोग फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे चीजें डिसाइड करता है. ठीक है, बी पहले आता है तो दिस गेट्स नंबर 1, दिस गेट्स नंबर 4. हाँ, बट जब आप एसिटोफिनोन लिखते हो या आप एनिसोल लिखते हो तो इनवेरिएबली आप क्या कर रहे हो, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो. ठीक है, एसिटोफिनोन मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ, दिस बिकम्स योर एसिटोफिनोन. तो आप बिकॉज इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है 4 ब्रोमो एसिटोफिनोन. बट जब आप इस तरह से लिखते हो, बेंजीन के टर्म्स में लिखते हो, और आप जब इन दोनों को ब्रांचेस की तरह ट्रीट करते हो तो दोनों को आपको इक्वल प्रायोरिटी देनी है. एंड सिंस दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे एंड दिस विल बिकम द नेम. ठीक है, फाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल डू वन मोर एग्जाम्पल. Let's say you have iodine and this is OC2H5. Now ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है. This is ethoxy and this is iodo. E comes before I, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4. So this will be named as 1 ethoxy 4 iodo benzene. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. यहां पे जो है, यहां पे ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है. ओके, देयर इज वन स्मॉल सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज क्राउन ईथर्स. ओके, नाउ क्राउन ईथर्स का जो ये सेक्शन है, ये हम लोग, ये जो क्राउन ईथर्स होता है, क्राउन ईथर्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है CH2 CH2O N. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्राउन ईथर, सॉरी CH2 CH2O N. सो यहां पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्राउन ईथर. सो दिस इज CH2 CH2, फिर ये O, फिर दिस इज अगेन CH2 CH2, दिस इज अगेन O, CH2 CH2, this is again 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 O. Now in this case, so if I just write all CH2s over here, CH2 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 CH2. Okay, now how do you name this crown ether? पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स है वो आपको नेम करना है. मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो, आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन का टोटल देखना है. सो यू हैव 1 2 3, सो 1 2 3 4 5 6, 6 2s are 12 कार्बन एटम्स एंड ये 6 ऑक्सीजन एटम्स. सो 18 हो गए ना. सो इसको लिखा जाता है 18 क्राउन. 18 इज बेसिकली द टोटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स.
सो 18 क्राउन, अब जितने ऑक्सीजन एटम्स है वो मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 6, 18 क्राउन 6 ईथर्स. So this is basically number of oxygen atoms. ठीक है. Now ये क्राउन ईथर्स का केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है. ये क्यों यूज आता है? क्योंकि ये 18 क्राउन 6 ईथर जो होता है ये एक ऐसी रिंग होगी. ओके. Now बीच में ये गैप होगी. You can see that there is a gap over here. हाँ, ये गैप की साइज कितनी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी ये रिंग कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने टोटल एटम्स प्रेजेंट है. सो मान लो जैसे 18 क्राउन 6 है, तो यहाँ पे ये जो गैप है ये गैप की साइज बड़ी है, तो इसके अंदर आप बड़े एटम्स को ट्रैप कर सकते हो. जैसे पोटेशियम एटम है, पोटेशियम एटम कैन बी ट्रैप्ड इन दिस. ओके. एंड आप ट्रैप करके फिर उसके साथ बहुत सारे आप रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो. सो व्हाट ground ethers do is, ground ethers they help to trap the atoms. ठीक है. अब जैसे 18 क्राउन 6 है वैसे ही 15 क्राउन 5 होता है. नाउ 15 क्राउन 5 जो होगा वो 18 क्राउन 6 के कंपैरिजन में छोटा होगा ना, कम एटम्स है, तो रिंग विल बी स्मॉलर. रिंग विल बी स्मॉलर तो उसके अंदर की गैप जो होगी वो भी छोटी होगी. अब गैप छोटी होगी तो आप बड़े एटम को ट्रैप नहीं कर सकते, तो 15 क्राउन 5 ईथर इज यूज्ड टू ट्रैप सोडियम. ओके. सो इसका केमिस्ट्री में तो यूज है ही, बट इसका मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज है. सो दीज क्राउन ईथर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे हेल्प टू ट्रैप द आयंस और द एटम्स. ठीक है. आपको बस ये समझना है यहाँ पे कि इन क्राउन ईथर्स की नेमिंग कैसे होती है. एक बार इसको वापस जस्ट रिवाइंड कर देना ताकि आपको ये समझ में आ जाए. यहां पे रिपीट दिस. 15 इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन एटम्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एटम्स. एंड ये जो 5 है दिस इज सिंपली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. सो अगर जो 5 ऑक्सीजन एटम्स है तो कार्बन एटम्स कितने होंगे? 15 minus 5, there will be 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट. ठीक है. सो यहां पे अल्कोहल, स्पीनॉल्स, ईथर जो है वो खत्म होता है. इट इज अगेन आई रिपीट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर किए. वन इज हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड वन इज अल्कोहल, स्पीनॉल्स एंड ईथर्स. ओके. आई होप आपने ये सेक्शन, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं. आप टेक्स्ट बुक भी साथ साथ में पढ़ ही रहे हो, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं. ओके. एंड टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आप ट्राई करो एटलीस्ट अपने एंड पे. व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज इन द मीन टाइम आई विल शेयर असाइनमेंट विथ यू, जहां पे यू विल नाउ हैव टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. वो मैं असाइनमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ठीक है. फाइन. थैंक यू.